Please order in the hall. Please order in the hall. Please order in the hall. यूएन का मंच सबसे बड़ा मंच होता है। आप G20 की बात करिए, आप ब्रिक्स देशों की बात करिए, ब्रिक्स के समूह की बात करिए, या फिर एससीओ की बात करिए, G7 की बात करिए, सबसे बड़ा मंच है यूएन का मंच। और यूएन के मंच पर जो कुछ नेतन्याहू के साथ में हुआ, नेतन्याहू के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि वो दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुके हैं। गजा में जिस तरीके से उन्होंने नरसंहार किया, पिछले 2 साल से लगातार इजराइल जिस तरीके से गजा के अंदर निर्दोषों की, मासूमों की नरसंहार कर रहा है, इसके बाद में दुनिया भर में उसको लेकर के तस्वीर बदल चुकी है। और अब दुनिया भर से लोग नेतन्याहू को साफ आईना दिखा रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसके खिलाफ मुखालफत होगी और वो खुल करके होगी। Please order in the hall. Please order in the hall. Please order in the hall. Please order in the hall and please be seated. यूएन के मंच पर दुनिया भर के 194 देशों के प्रतिनिधि, नुमाइंदे पहुंचते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं। और ये सबसे बड़ा मंच है। यहां पर पहुंच करके ये देखा जाता है कि कौन सा देश यहां पर क्या कहता है। पाकिस्तान ने भी यहां पर पहुंच करके बहुत कुछ कहा है, लेकिन उस पर चर्चा अलग से करेंगे। नेतन्याहू को जिस तरीके से यहां पर अपमान का घूंट पीना पड़ा है, ये सबसे बड़ा सबक है उनके लिए। हालांकि उन पर गिरफ्तारी की तलवार पहले से लटकी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू जब अपना भाषण देने आए थे, उससे पहले न्यूयॉर्क के जिस होटल में वो ठहरे हुए थे, वहां पर भी उनका भयंकर विरोध हुआ। ये तस्वीरें देखिए आप, नेतन्याहू का जबरदस्त विरोध हुआ। जिस होटल में वो ठहरे हुए थे, उनके बाहर लोगों ने आकर के नारे लगाए। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने जो अभी वीडियो देखी है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि तमाम अलग अलग देशों के डिप्लोमेट्स वो छोड़ करके जा रहे हैं, इसमें तालियों की गड़गड़ाहट आपको सुनाई दे रही होगी। दरअसल ये ताली डिप्लोमेट्स नहीं बजा रहे थे। ये ताली जो पीछे दर्शक दीर्घा में न्यूयॉर्क में रहने वाले यहूदी हैं, ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने उनको बुलाया था। जैसे यहां पर रैली में भाड़े के लोगों को बुला लिया जाता है नेताजी के नाम के नारे लगवाने के लिए, वैसे ही नेतन्याहू ने वही काम किया है। और उसी तरीके से न्यूयॉर्क में रहने वाले यहूदियों को बुला लिया, दर्शक दीर्घा में बैठा दिया, और वो ताली बजा रहे हैं, किसी तरीके से होल भरा दिखे इसलिए। Please order in the hall. इसी से आप समझिए कि नेतन्याहू की इस वक्त में हालत क्या है। भाड़े के लोगों को बुलाना पड़ रहा है, भाड़े के यहूदियों को बुलाना पड़ रहा है, और वो ताली बजा रहे हैं। तस्वीर देखिए आप, तस्वीर झूठ नहीं बोलती है। ये खाली कुर्सियां थी, इन खाली कुर्सियों को नेतन्याहू भाषण दे रहे थे। ताली कौन बजा रहा था? ताली ऊपर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग बजा रहे थे। एक ये दूसरी तस्वीर देखिए आप, इस तस्वीर में आपको साफ तौर पर दिखेगा जो आगे की डिप्लोमेट्स की कुर्सियां हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, और पीछे भाड़े के बुलाए गए यहूदी। ये कहा जा रहा है कि भाड़े के बुलाए हुए यहूदी, उनको बैठाया गया दर्शक दीर्घा में, और दर्शक दीर्घा में उनसे तालियां बजवाई गई। ये ट्रिक्स जो है वो पता नहीं कहां से सीख करके आए हैं, आप समझ गए होंगे कहां से सीख करके आए हैं, लेकिन इसी तरीके से करते हैं दुनिया भर के तमाम दक्षिणपंथी नेता। दिखावे के लिए कुछ न कुछ इसी तरीके का रोल मॉडल अपनाया जाता है
खैर छोड़िए इन सब बातों को। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जितने डिप्लोमेट्स निकले उसमें केवल ऐसा नहीं था कि अरब देशों के लोग थे, इस्लामिक कंट्रीज के जो है वो जनप्रतिनिधि थे, डिप्लोमेट्स थे, वो निकल रहे थे। नहीं, यहां पर जितने डिप्लोमेट्स निकल करके गए उसमें अरब देशों के लोग थे, तीसरी दुनिया जिसको कहा जाता है उसको आप लगा लीजिए। उसके साथ साथ सबसे बड़ा झटका जो है वो ये था कि यूरोप के कई देशों के डिप्लोमेट्स वो निकल। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उनके डिप्लोमेट्स वो निकल गए और ये इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका है कि उनके अपने दोस्त, उनके अपने करीबी वो छोड़ करके जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से फिलिस्तीन को मान्यता दी जा रही है, उसके बाद में नेतन्याहू के पांव अपने आप उखड़े हुए हैं। उनके चेहरे पर एक डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गए। और ऐसे में ट्रंप ने भी कह दिया है, हालांकि ट्रंप की बात का यकीन तो नहीं, लेकिन ट्रंप ने कह दिया कि हम वेस्टलैंड पर कब्जा भी नहीं करने देंगे नेतन्याहू को। तो ऐसे में नेतन्याहू के पास में कोई बहुत ज्यादा चॉइस है नहीं। और नेतन्याहू का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, इसके बाद में आप मान करके चलिए कि इजराइल में भी उनके खिलाफ आवाज मुखर होने लगेगी। और यह सबसे बड़ा डर है नेतन्याहू को कि गद्दी से उतरे तो गिरफ्तारी तय है। गिरफ्तारी इसलिए क्योंकि पहले से ही जो अंतर्राष्ट्रीय अदालतें हैं वो मान रही हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में नेतन्याहू के खिलाफ केस चल रहे हैं कि गजा के अंदर आपने हजारों नरसंहार लोगों को मौत के घाट उतार दिया, आप जिम्मेदार हैं, आपकी सरकार जिम्मेदार है। और उसको लेकर के पहले से ही गिरफ्तारी का डर नेतन्याहू पर लगातार दिख रहा है। और इस बीच में जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, उसने कहानी को पलट करके रख दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है, ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे अभी, जिस तरीके से वहां से डिप्लोमेट्स छोड़ करके गए हैं, इसमें अमेरिका और यूके के जूनियर डिप्लोमेट्स वो केवल बचे थे और बाकी जो है वो भी चले गए थे, जो इजराइल के कट्टर एक तरीके से दोस्त माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के बाद में दूसरे नंबर पर, तेल अवीव के बाद में दूसरे नंबर पर यहूदी अगर सबसे ज्यादा कहीं रहते हैं तो न्यूयॉर्क में रहते हैं। और यहां से यहूदियों को बुलाया गया, ये पहले से पता था। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब जब जिस तरीके से इनका विरोध हुआ है न्यूयॉर्क में, तो इनकी मुलाकात होनी है वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। और कहीं ना कहीं वो मुलाकात भी अब फीकी पड़ जाएगी। ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे हैं कि अब इनका सितारा जो है वो ढलने को है। और जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया था कतर की राजधानी दोहा पर, उसके बाद में तमाम इस्लामिक देशों में जो एकजुटता देखने को मिली, जो अरब देशों के बीच में एकजुटता देखने को मिली, उसके बाद में साफ हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप वो भी अब इजराइल का बहुत साथ नहीं दे पाएंगे, बहुत हद तक उनको बचा नहीं पाएंगे। एक तरीके से आइसोलेशन में जा रहे हैं, ग्लोबल आइसोलेशन में नेतन्याहू दिखाई दे रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू के भाषण का संयुक्त राष्ट्र यूएन में बॉयकॉट किया गया। नेतन्याहू ने शुक्रवार को जैसे ही यूएन महासभा में स्पीच देना शुरू किया, 50 देशों के 100 डिप्लोमेट्स हॉल से बाहर चले गए। वॉकआउट करने वाले देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित वे देश शामिल थे जिन्होंने हाल में ही फिलिस्तीन को मान्यता दी है। अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिनिधि कक्ष में मौजूद रहे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की जगह जूनियर राजनयिक बैठे थे। हालांकि नेतन्याहू ने भाषण जारी रखा। नेतन्याहू ने कहा कि पिछले 1 साल में हालात बदल गए हैं, इजराइल ने अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि इजराइल ने यमन में हूती, गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और सीरिया में असद
और सबसे अहम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आपके खिलाफ 50 देशों के 100 डिप्लोमेट्स वो दिखाई दे रहे हैं, छोड़ करके चले गए, लेकिन आप फिर भी अपना भाषण देते रहे। और उन्होंने कहा कि हमास हमारे 48 बंधकों को छोड़े, वरना हम उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमारे 48 बंधकों को छोड़ो, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद में वहां पर अपनी एक तरीके से पीठ थपथपाने का काम किया कि हमने ईरान में न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है। अब न्यूक्लियर साइट्स को लेकर के कितने सारे दावे उस वक्त में किए गए थे, और अभी तक अमेरिका की तरफ से भी, जो अमेरिका ने B-2 बॉम्बर विमान भेजे थे वहां पर, उनकी तरफ से भी कोई वीडियोज नहीं दिखा, केवल छेद दिखे थे, कुछ छेद दिखे थे, और छेद के जरिए बताया गया कि यहां पर जो है वो B-2 बॉम्बर विमान ने बम बरसाए, लेकिन कोई तबाही हुई हो। फिर बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि ईरान पहले ही अपने परमाणु हथियारों को कहीं और शिफ्ट कर चुका था, लेकिन नेतन्याहू यहां पर यह बताने की कोशिश करते रहे कि नहीं नहीं, मैं अकेला लड़ रहा हूं, अरब देशों के खिलाफ मैं हूं। एक तरीके से यहूदियों को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि हां, अभी भी कोई नेता है जो मुसलमानों से या फिर गजा के अंदर फिलिस्तीन में कोई लड़ने का काम कर रहा है या ईरान में तबाही करने का काम कर रहा है, तो वो नेतन्याहू है। यानी एक तरीके से उनको खुश करके अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश थी। नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट जारी है। ऐसे में वे आज UN बैठक में शामिल होने के लिए रास्ता बदल करके न्यूयॉर्क पहुंचे। नेतन्याहू 5 यूरोपीय देशों के एयर स्पेस से बचते हुए 600 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करके अमेरिका पहुंचे। ये डर देखिए आप, ये खौफ देखिए आप। सीधे नहीं जा पा रहे हैं नेतन्याहू, सीधे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे नेतन्याहू। रास्ता बदल करके 600 किलोमीटर दूर से जो है वो रास्ता बदल करके गए हैं। मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भैया हम उनको जमीन में गाड़ देंगे, और दूसरी तरफ जो है वो आप उनकी गली में से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। जैसे होता है ना कि कोई कहता है कि नहीं नहीं, किसी अपने ही गांव वाले को या किसी पड़ोस के गांव वाले को धमकी देता है कि उनको जमीन में गाड़ देंगे, और दूसरी तरफ उनके घर से या उनकी गली से बचने के लिए पूरा गांव का चक्कर काट करके जाते हैं ताकि उनकी गली बच जाए, उनकी गली में से निकलना ना पड़े। ये हालत है। वो 5 अलग अलग जो है वो देशों को, उसके एयर स्पेस को छोड़ते हुए जो जहाज गया है अमेरिका तक, इजराइल से और अमेरिका तक नेतन्याहू का जहाज गया है, वो भी रास्ता बदल बदल करके गया है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु प्रोग्राम सिर्फ इजराइल को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसका मकसद अमेरिका को धमकाना, दुनिया भर के देशों पर दबाव बनाना है। नेतन्याहू ने कहा कि जब वो पिछली बार UN में खड़े हुए थे, तब ईरान अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा था, और उसके समर्थक हमास और हिजबुल्ला इजराइल को लगातार निशाना बना रहे थे। लेकिन अब इजराइल इन खतरों को मिटा चुका है। ये सब बातें, ये सब चीजें वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि इजराइल की इस वक्त में स्थिति क्या है। इजराइल ने गुहार लगाई, कतर ने मध्यस्थता की, उसकी वजह से ईरान जो है वो रुका। वरना देखिए कि ईरान ने तो अमेरिका के सैन्य बेस पर हमले करने शुरू कर दिए थे। और दूसरी तरफ बड़ा झटका इजराइल के लिए है, ये है कि लगातार दुनिया भर के देशों की तादाद बढ़ती जा रही है जो फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। 21 सितंबर 2025 को यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता दी। कनाडा ने भी उसी दिन मान्यता दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता दी है। पुर्तगाल ने औपचारिक मान्यता दे दी है। फ्रांस ने सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को मान्यता दी। इसके बाद में 22 सितंबर 2025 को लग्जमबर्ग ने मान्यता दी। माल्टा ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। बेल्जियम और अंदोरा ने भी मान्यता दे दी है। कुल मिलाकर के सितंबर 2025 में यूरोप और पश्चिमी देशों की एक नई लहर ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। इन मान्यताओं के बाद में अब तक 157 देशों के आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। यह सबसे बड़ा झटका जो है वो इजराइल के लिए है कि आपने गजा में तकरीबन 65,000 लोगों को मार दिया। यह कहा जाता है कि वहां पर इतने बुरे हालात हैं गजा के अंदर कि हर 3 घंटे में एक बच्चा मर जाता है। आप बड़े बड़ी इमारतों को खंडर में तब्दील कर चुके हैं। गजा के अंदर आपने स्कूलों को नहीं छोड़ा, आपने अस्पतालों को नहीं छोड़ा, आपने खाने पीने की जो रसद पहुंचाने वाले ट्रक थे उनको रोक दिया, खाना खराब कर दिया। लेकिन
दुनिया भर में इतना सब कुछ करने के बावजूद आप देखिए कि अलग थलग आप दिखाई दे रहे हैं। ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा झटका है और उनके समर्थकों के लिए बहुत बड़ा झटका है। सवाल यही है कि इस सब के बावजूद उनकी कुर्सी कब तक सलामत है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।